नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। हिंदी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं राहुल गांधी पर बात करूँगा और राहुल गांधी पर इसलिए बात करूँगा क्योंकि कांग्रेस की जो आज बुरी हालत है, इसके लिए हर कोई उठता है और राहुल गांधी के सर पर उसका ठिकरा फोड़ता है। मुझे यह गलत लगता है कि ठीक है, राहुल गांधी की बहुत सारी गलतियां हैं, फिर भी आज जो कांग्रेस की हालत है उसका कारण सिर्फ अकेले राहुल गांधी नहीं है। ये गए 25-50 साल का इतिहास है जो कांग्रेस के ह्रास का कारण बना है। कांग्रेस की ये बुरी हालत 50 साल से होती आई है और आपको अजीब लगेगा, मैं जो आगे चल पर इसी सब्जेक्ट पर बहुत सारे कांग्रेस का ह्रास पर्व ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अकेला राहुल गांधी इस बुरी हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। 64 साल से लेकर आज तक, यानी मैंने एक मराठी में उस पर किताब भी लिखी है कि 1964 से लेकर 2014 तक 50 साल में आहिस्ते आहिस्ते करके कांग्रेस की ये बुरी हालत होते आई है। तो उसके अंतिम चरण में अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी है तो उनके सर पर इस सब का ठिकरा फोड़ना मुझे सही नहीं लगता। हर कोई उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, इंदिरा गांधी भी उतनी ही जिम्मेदार है, अकेला राहुल गांधी नहीं है। तो ये कैसे हुआ, ये हमको समझना ज़रूरी है। हम सिर्फ चुनाव देखते, चुनाव के रिजल्ट्स क्या है, चुनाव के परिणाम क्या है। 2014 में कांग्रेस 206 सीट से नीचे आकर 44 सीटों पर रुक गई। 2019 में 52 सीट पर आकर रुक गई। तो सब उसका ठिकरा राहुल गांधी के सर पर फोड़ते। लेकिन चुनाव जो होता है वो बहुत लोकप्रिय कोई नेता हो तो उसके नाम पर कोई भी आपको वोट देगा। लेकिन अगर आपके पास लोकप्रिय चेहरा नहीं है, फिर भी आपको जीतना है, तो आपके पास बहुत बड़ा भारी संगठन होना चाहिए। 64 के बाद आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस का संगठन जो था वो मरते गया या मारा गया। इस कारण आज बुरी हालत है। लेकिन फिर भी 64 के बाद, 64 में इसलिए बोल रहा हूँ कि नेहरू जी का देहांत, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत 64 साल में हो गया, 1964 में। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते साल, चुनाव के बाद चुनाव में कांग्रेस जीतती रही, फिर भी उसका संगठन मरते गया और उसको नए सिरे से खड़ा करने के कोई कोशिश नहीं हुई। उस कारण दिखाई नहीं देता था, क्योंकि बात ऐसी होती है, हम देखते, समझो एक पुल है, एक ब्रिज है, तो लोहे का जो ब्रिज है या कोई सीमेंट का ब्रिज बनाया हुआ है तो उसमें कहीं छोटी सी दरार होती है, कोई देखता नहीं, चालू रहता है, कहाँ गिर चलेगा चलेगा। तो हम चलाते रहते तो जितनी दरार बड़ी 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 होती जाती है, चौड़ी होती जाती है, और उतना उसको ऊपर से जाने वाला जो भार है, बोझा है, वो असह्य होते जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बोझ उसको सहन नहीं होता और ब्रिज गिर जाता है, पुल गिर जाता है। तो इसी ढंग से कांग्रेस का कोलैप्स हुआ है। तो जब अगर छोटी सी दरार हो तभी उसकी अगर मरम्मत की होती तो वो ब्रिज गिरता नहीं। उसी ढंग से संगठन जो होता है वो जैसे पुराना होता जाता है तो उसमें कुछ दरारें पैदा हो जाती है, उसको अगर मरम्मत की जाए तो ब्रिज और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। संगठन भी वैसे ही होता है। अगर संगठन में कुछ कमियां हो जाती है, दरारें हो जाती है, तो उसकी मरम्मत करना ज़रूरी होता है। लेकिन नेहरू जब थे, उसके बाद इंदिरा जी आई, वो भी लोकप्रिय थी। बीच में अगर नेहरू या इंदिरा जी नहीं थी फिर भी कांग्रेस जीतती रही। 2000 साल होने तक
प्रियंका सोनिया गांधी आई फिर भी जीत गई, इसका कारण एक था दोस्तों कि कोई कांग्रेस को चैलेंज करने वाली पार्टी खड़ी नहीं हुई। 67 में अलायंस बनी, बहुत पहली एसवीडी बोलते थे उसके, संयुक्त विधायक दल। तो 9 राज्य ऐसे थे जहां से कांग्रेस हार गई थी, विरोधी पार्टियों की सत्ता आ गई थी। आहिस्ते ऐसे ऐसे उसमें कांग्रेस में फूट हुई, बहुत सारे परिणाम हुए, लेकिन कांग्रेस मरती जा रही थी, उसको संवारने की कोशिश नहीं की गई। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने 71 में अपनी लोकप्रियता दिखाई और पार्टी को संवारा, लेकिन उन्होंने ही पार्टी को मार भी दिया। पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन था उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अपनी लोकप्रियता वोट लाती है बस, वो जिसको चाहिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाती थी, चाहिए उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाती थी। संगठन हो या ना हो उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। तो धीरे धीरे संगठन खत्म होते गया। हमको स्वातंत्र्य मिला, आज़ादी मिली, उसके बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इसलिए थी कि उसके ही पास संगठन था। कांग्रेस से सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बहुत सारे हिंदू महासभा अलग हो गए, लेकिन उनके पास संगठन नहीं था। वो कांग्रेस एक अलायंस जैसा आज़ादी के पहले काम करती थी, उसमें थे। ये अलग हुए तो कांग्रेस वही की वही रह गई। तो पूरा संगठन कांग्रेस के नाम पे रह गया, उनके हाथों में रह गया, जो खुद को कांग्रेस ही मानते थे। लेकिन जो सोशलिस्ट कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट थे, हिंदू महासभा थी, अलग अलग हो गए। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियां बनाई, लेकिन वो कांग्रेस के टक्कर में खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन चाहिए, वो सिर्फ कांग्रेस के पास था। इसलिए आहिस्ते आहिस्ते जब कांग्रेस दुबली होती गई, फिर भी उनको चैलेंज नहीं था, इसके लिए जीतते रहे। 62 में हम चाइना से हार गए, नेहरू की लोकप्रियता नीचे हो गई थी, डूब गई थी, फिर भी उनको चैलेंज करने वाला कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक संगठन नहीं था। इसलिए फिर भी कांग्रेस जीती 67 में। हाँ, नेहरू चल बसे 64 में, उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री आ गए। वो कुछ महीने के लिए थे, पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने जीत कर दिखाया। फिर भी उनका देहांत होने के बाद तो कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं था। उसमें से उभर कर इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी ने इतनी ढंग से एक तरह से अपना एक प्रतिमा बनाई, इमेज बनाई, कि उस पर वोट उनको मिलने लगे। लेकिन वो करते वक्त इंदिरा जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी डुबा दी थी, जो बड़े बड़े नेता थे। और ये नेता इंपॉर्टेंट इसलिए थे कि राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया थे, यूपी में द्वारका प्रसाद मिश्र थे, चंद्रभानु गुप्ता थे, द्वारका प्रसाद मिश्रा शायद मेरा ख्याल से गोविंद वल्लभ पंत थे, अतुल्य घोष थे, महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण जैसे लीडर थे, कामराज थे, निजलिंगप्पा थे कर्नाटक में। ये इतने बड़े बड़े नेता थे कि वो अपने दम पर एक राज्य, स्टेट चलाते थे। और लोकसभा में अगर हर स्टेट से 80% सीटें चुनकर आई तो 300 सीटें पूरी हो जाती थी। तो नेहरू स्टेट में कुछ गड़बड़ नहीं करते थे, और स्टेट का लीडर नेहरू को चैलेंज नहीं करता था। इस ढंग से कांग्रेस का एक मजबूत संगठन था। लेकिन इंदिरा जी ने सत्ता में आने के बाद, और इतनी लोकप्रियता उनको मिली, उसके बाद उन्होंने स्टेट में भी अपने पसंद का लीडर बिठाना शुरू किया। फिर उसको लोकप्रियता हो या ना हो, राजस्थान में बरकतुल्ला खान नाम के चीफ मिनिस्टर बन गए, महाराष्ट्र में बाबा साहेब भोसले जैसे चीफ मिनिस्टर बन गए, शंकरराव चव्हाण जो लोकप्रिय नहीं थे फिर भी चीफ मिनिस्टर बने। जो चाहिए उसको इंदिरा जी बनाती थी, लेकिन उससे स्टेट जो एक राज्य है, वहाँ का जो पार्टी का संगठन था वो भी दुबला होते गया,
क्योंकि वहाँ का अध्यक्ष भी इंदिरा जी नॉमिनेट करती थी, वो तो लोकप्रियता से चुनकर नहीं आता था। तो अपने ही पार्टी की स्टेट की लीडरशिप थी, वो इंदिरा जी ने खत्म कर दी। वो चाहे उसको बिठा सकते थे। मुझे याद है महाराष्ट्र में 82 में इंदिरा जी ने बाबा साहब भोसले को चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो वो तो पहली बार एमएलए बने थे। उसके पहले उनको कांग्रेस टिकट भी नहीं देती थी, कॉरपोरेशन महापालिका भी टिकट नहीं देती थी, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया 82 में। तो उस वक्त आर.के. लक्ष्मण ने कार्टून बनाया था कि ऐसे सब कांग्रेस वाले खड़े लाइन में, और इंदिरा जी उनके चेहरे देखते चली जा रही है, उनके पीछे उनका सेवक छाता पकड़ के खड़ा है, धूप ना लगे इसलिए, और इंदिरा जी उंगली दिखाकर बोलते यू देयर, यू आर द चीफ मिनिस्टर, व्हाट्स योर नेम। सामने जो खड़े हैं उनको एक उंगली दिखाकर एक को बोलती है कि आप चीफ मिनिस्टर हो, बोलिए आपका नाम क्या है। यानी जिसका नाम भी मालूम नहीं उसको भी इंदिरा जी चीफ मिनिस्टर बनाती थी। तो राज्य में उस संगठन पर और सत्ता पर उसकी हुकूमत क्या रहेगी। इस ढंग से जो कांग्रेस चलती आई, वहां से कांग्रेस का राज शुरू हुआ था। ठीक है, चुनाव जीतती थी क्योंकि सामने कोई हराने वाला, लड़ने वाला खड़ा नहीं था। अगर मोदी जैसा लीडर 70 या 80 के दशक में पैदा हो जाता किसी भी पार्टी में, जो इंदिरा जी की लोकप्रियता से टक्कर दे सकता था पॉपुलैरिटी से, तो कांग्रेस का खात्मा 2000 के पहले ही हो जाता, ह्रास पहले भी हो जाता। लेकिन पैन इंडिया, पूरे देश में जिसकी लोकप्रियता है, ऐसा कोई नेता किसी भी पार्टी में नहीं था। इसलिए कांग्रेस चलती रही, चुनाव जीतती रही, क्योंकि लोगों के पास देशव्यापी कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। तो अगर देश के लिए चुनाव हो तो कांग्रेस जीतती थी, कांग्रेस के एमपी जीत कर आते थे। मोदी एक ऐसा लीडर आ गया कि जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी कि उससे टक्कर देने वाला कांग्रेस में कोई नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, वाजपेयी और अडवाणी इंटेलेक्चुअल क्लास में लोकप्रिय थे, पॉपुलर थे, लेकिन देश में ईस्ट में देखो, साउथ में देखो, अडवाणी इतने लोकप्रिय नहीं थे, वाजपेयी भी नहीं थे। उनको इंटेलेक्चुअल लीडर, इंटेलेक्चुअल क्लास जो था, जो माइनर होता है, 1-2% भी नहीं होता देश में, वो उनको मानता था। लेकिन नीचे वाला वोटर अभी भी कांग्रेस को मानता था, तो कांग्रेस के गांधी परिवार को मानता था। इसलिए सोनिया गांधी 98 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, फिर भी वो एक चैलेंज करके खड़ी हो गई। वाजपेयी के पॉपुलैरिटी को चैलेंज करके खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? कि एक तो उनके पास टूटा फूटा, दुबला, फिर भी एक ऑल इंडिया स्ट्रक्चर था, संगठन का स्ट्रक्चर था, ढांचा था। उतना ढांचा बीजेपी के पास भी नहीं था, ना और किसी पार्टी के पास था। इसलिए 2004 में जब और पार्टियों की मदद सोनिया जी ने ले ली तो वाजपेयी की सरकार हार गई थी। तो चुनाव जो होता है, तो कांग्रेस दुबली होती जा रही थी, लेकिन उसके पास लोकप्रिय कोई चेहरा था, पॉपुलर चेहरा था, तो कांग्रेस जीतती थी। राजीव गांधी ने भी जीत कर दिखाया, सोनिया गांधी ने भी जीत कर दिखाया। क्यों? क्योंकि उनके पास जितना ढांचा था, वो भी अगर थोड़ा लोकप्रिय चेहरा कोई होगा तो कांग्रेस को जिताकर सत्ता में ला सकता था। सोनिया 98 में पॉलिटिक्स में आई, 99 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, लेकिन वो लोगों तक पहुंची नहीं थी कि ये इंदिरा जी की बहू है, जिसका फायदा उनको 2004 में मिला, क्योंकि और सारी सेक्युलर पार्टियां उनके साथ आ गई थी, तो उसका फायदा मिला। फिर भी कांग्रेस इंदिरा जी या राजीव गांधी जितना यह सक्सेस में उनको मिला था, उतना सोनिया गांधी को नहीं मिला था। 10 साल सोनिया गांधी इस देश पर राज कर पाई, क्योंकि अपोजिशन में
कोई लीडर नहीं था या उनके पास ऑल इंडिया ढांचा नहीं था। बीजेपी के पास टूटा फूटा या नया पनपने वाला ढांचा था पार्टी का, संगठन का, और उन्होंने पूरे देश में एक संगठन खड़ा किया था। कुछ राज्यों में तो बीजेपी बड़ी ताकतवर पार्टी बनकर उभरी थी। गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, बिहार हो, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे स्टेट है, महाराष्ट्र है। तो उसका फायदा एक ढांचा बनाने में हुआ था। और जब मोदी जी 2014 में सामने आए तो एक लोकप्रिय चेहरा बन के आए थे। लेकिन और एक बात थी कि कांग्रेस ने सोनिया कांग्रेस ने इतना गलत कारोबार किया था, सरकार चलाई थी, कि लोगों को कोई अल्टरनेटिव चाहिए था। और गुजरात में मोदी ने कुछ करके दिखाया था, वो लोकप्रिय चेहरा कांग्रेस को भारी पड़ गया। ढांचा तो कांग्रेस का दुबला हुआ था, लेकिन नए से ढांचा जिसका खड़ा हो रहा था, बीजेपी और कांग्रेस एक लेवल पर आ गए थे। लेकिन पलड़ा भारी बीजेपी का या मोदी का इसलिए था कि मोदी पॉपुलैरिटी में आगे थे, इसका फायदा। तो चुनावी राजनीति हम अगर समझ ले तो हमारी समझ में आएगा कि राहुल गांधी चुनाव हारे तो राहुल गांधी नहीं हारे, कांग्रेस 50 साल से गिरते 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 आ रही थी। लेकिन उसको आखिरी धक्का देने वाला कोई पॉपुलर चेहरा या लीडर और पार्टी मैदान में होनी चाहिए थी। मोदी जब सामने आए और उनके साथ अमित शाह जैसा एक अच्छा ऑर्गेनाइजर, कैलकुलेटेड ऑर्गेनाइजर आ गया, तो पिक्चर बदल गई। इसलिए अगर हमें कांग्रेस का राज समझना है तो उसके लिए चुनावी राजनीति समझनी पड़ेगी कि बीजेपी 8 लोकसभा चुनाव के बाद एक पार्टी ऐसी निकली, 84 में राजीव गांधी ने बहुमत लाया था, मेजॉरिटी लाई थी, बहुत सारा 400 से ज़्यादा सीटें थी। लेकिन उसके बाद 7 लोकसभा चुनाव हुए, 89 में हुआ, 91 में हुआ, 96 में हुआ, 98 में हुआ, 99 में हुआ, 2004 में हुआ, 2009 में हुआ। ये 7 लोकसभा चुनाव किसी भी पार्टी, कांग्रेस को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। लेकिन 14 में एक नया चेहरा आया, उसको मेजॉरिटी मिल गई। पहली बिगर कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में आ गई। तो ये चुनाव का चमत्कार क्या होता है, ये अगर हमको समझना है तो हमको चुनावी राजनीति समझनी पड़ेगी। अगर चुनावी राजनीति हम समझ लेते हैं तो कांग्रेस का ह्रास अकेले राहुल गांधी ने किया नहीं, ये आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं कुछ वीडियो इसके बाद हिंदी में चुनावी राजनीति समझाने के लिए बनाऊंगा कि क्यों कांग्रेस जीतती थी बार बार, और आज बार बार बीजेपी क्यों बढ़ रही है, जीत रही है, नए नए राज्य में फतह कर रही है। तो ये अगर समझना है तो हमें चुनावी राजनीति समझनी पड़ेगी। इस सीरीज में मैं मानता हूँ कि ये पहला मेरा वीडियो है जो चुनावी राजनीति समझाने के लिए मैं बनाता हूँ और बनाऊंगा। दोस्तों, इसलिए मैं कहूँगा कि कांग्रेस की जो एक बुरी हालत है उसका ठिकरा मेहरबानी करके अकेले राहुल के सर पर मत फोड़ो। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रतिपक्ष अलग अलग बातें आपको बताता है, अलग ढंग से आपको राजनीति समझाने की कोशिश करता है, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।